हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। आज हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11 की पाठ्यपुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज आपका यहां पर अध्याय पहला है। यहां पर हम भूगोल एक विषय के रूप में इससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। पहला है, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग अरस्तु एक ग्रीक विद्वान ने किया। अगला है, यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल यानी जियो और ग्राफोस से प्राप्त किया गया है। देखिए, सबसे पहले जो भूगोल शब्द है, तो भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग एक ग्रीक विद्वान हुए थे, इरेटास्थेनीज। तो इन्होंने सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया था। तो यहां पर आपका पहला वाला जो विकल्प है ये गलत हो जाएगा। सेकंड वाला विकल्प बिल्कुल सही है। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल शब्द हैं। इसमें जियो है, जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन। यानी इनको अगर मिलाकर पढ़ें तो अर्थ निकल कर आएगा पृथ्वी का वर्णन। इनसे ये प्राप्त किया गया है। तो यहां पर आपका केवल सेकंड वाला कथन सही है। तो आंसर है बी, केवल सेकंड। दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक लक्षण नहीं है। पर्वत, घाटियां, ग्राम, रेगिस्तान, नगर। पृथ्वी के भौतिक स्वरूप में पर्वत, पहाड़ियां, घाटियां, मैदान, पठार, समुद्र, झील, रेगिस्तान, वन और उजाड़ क्षेत्र आपको देखने को मिलते हैं। यानी पर्वत, घाटियां और रेगिस्तान क्या है, ये भौतिक लक्षण हैं। वहीं जो ग्राम और नगर देख रहे हैं, ये मनुष्य के सामाजिक और सांस्कृतिक तत्वों में आ जाते हैं। इन मनुष्यों ने अपने भी कुछ निर्माण किए हैं, जिनमें उन्होंने ग्राम नगरों की स्थापना की है। साथ ही साथ कुछ मानवीय संरचनाएं भी हैं, जिसमें सड़कें, रेल, पत्तन ये भी शामिल हैं। तो यहाँ पर आपके केवल 3 और 5 जो हैं, ये आपके पृथ्वी के भौतिक लक्षणों में नहीं आते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सेकंड का सी वाला, केवल 3 और 5। तीसरा प्रश्न है अब आपका, नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। कथन में कहा गया है, फसल का स्वरूप एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न होता है। कारण, यह भिन्नता मिट्टी, जलवायु, बाजार में मांग, किसानों की व्यय क्षमता, तकनीकी निवेश की उपलब्धता आदि में भिन्नता से संबंधित होती है। देखिए, कथन बिल्कुल सही है। आप अपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएं या फिर एक जिले से दूसरे जिले में जाएं, तो भी आप ये देखते हैं कि फसलों का जो स्वरूप है वो भिन्न हो जाता है। उसका रीजन ये है कि पहली बात तो मिट्टी, हर जगह मिट्टी एक जैसी नहीं होती है। अपने भारत को ही आप देख लीजिए, पंजाब में जो फसलें उगाई जाती हैं, आप वो देखेंगे, अगर साउथ इंडिया से उनको कंपेयर करेंगे तो वहां पे अंतर देखने को मिलेगा। साउथ इंडिया के किसान जो है चावल ज़्यादा उगाते हैं, पंजाब में गेहूं भी बहुत ज़्यादा उगाया जाता है, चावल भी उगाया जाता है। तो ये अंतर आपको देखने को मिलेगा। जलवायु का भी असर पड़ता है फसलों पर। जैसे कॉफ़ी है, यानी कहवा का उत्पादन है, आपके उत्तर भारत में कहीं भी नहीं होता है, जबकि दक्षिण भारत में होता है। वहीं बाजार की मांग भी ये आपके उत्पादन को प्रभावित करती है। यानी जहां पर जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है, वहां के किसानों को वही चीज़ उगाने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है किसानों की व्यय क्षमता। ये किसान कितनी लागत वहन कर सकते हैं। मान लीजिए कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनमें अच्छी खासी सिंचाई की आवश्यकता होती है, अच्छी खासे श्रम की और मशीनरी की आवश्यकता होती है, तो वो छोटा किसान नहीं उगा पाएगा, वो बड़ा किसान ही उगाएगा। तो किसान की व्यय क्षमता से भी फसलों का स्वरूप प्रभावित होता है। इसके अलावा तकनीकी निवेश, यानी जो आप ट्रैक्टर या जो भी उपकरण इस्तेमाल कर रहे हैं, वो निवेश कितना कर रहे हैं और उनकी उपलब्धता कितनी है, तो वो सब चीज़ें डिफाइन करती हैं, वो सब चीज़ें डिसाइड करती हैं कि फसल का स्वरूप क्या होगा। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों ही सही हैं। तो आंसर होगा आपका तीसरे का ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। चौथा प्रश्न है अब आपका, भूगोल और मानव जीवन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ये बताना है आपको। पहला है, भौतिक तथा मानवीय दोनों प्रकार के भौगोलिक तथ्य स्थैतिक होते हैं। अगला है, आदिम समाज, आदिम मानव समाज अपने निकटतम पर्यावरण पर सीधे तौर पर निर्भर करता था। अगला है, मानव प्रकृति का एक अंगभूत भाग है और वह प्रकृति पर अपनी छाप छोड़ता है। अगला है, प्रकृति की छाप मानव के वस्त्र, आवास, व्यवसाय आदि पर देखी जा सकती है। देखिए, पहला वाला कथन गलत है। भौतिक हो या मानवीय, दोनों प्रकार की जो भौगोलिक स्थितियां हैं ये गत्यात्मक हैं, डायनामिक हैं, यानी ये बदलती रहती हैं। अब देखिए, अगर हम मानव की बात कर रहे हैं तो मानव में अगर आप जनसंख्या उठाकर देख लें तो क्या जनसंख्या हर समय या हर साल एक जैसी रहती है? नहीं, परिवर्तन होता रहता है। लोग मरते हैं, लोग जन्म लेते हैं, घटती बढ़ती रहती है जनसंख्या। तो यानी कि मानवीय अगर भूगोल को भी देखेंगे आप तो इसमें अभी परिवर्तन देखने को मिलेगा।
और जो भौतिक चीजें हैं, पृथ्वी के पर मौजूद जो भौतिक कारक हैं, उनमें भी बदलाव आता है, पर्यावरण का प्रभाव उन पर भी पड़ता है। यानी आप अपक्षय, अपरदन, तमाम जो क्रियाएं देखेंगे तो उनसे वो बनती और बिगड़ती रहती हैं। तो ये दोनों चीजें स्थैतिक नहीं है, बल्कि दोनों में परिवर्तन होता है, इसलिए ये गत्यात्मक है, डायनामिक है। तो पहला वाला ये गलत हो जाएगा। आदिम मानव समाज अपने निकटतम पर्यावरण पर सीधे तौर पर निर्भर था। ठीक है, बी वाला कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि आदिम समाज के पास कोई विकल्प ही नहीं था, वो पूरी तरह से प्रकृति पर डिपेंड था। जो भी उसे चाहिए होता था वो प्रकृति से ही लेता था। ना तो वहां पर उस समय कोई रोजगार के या फिर रोजगार के तौर पर समाज उतना डेवलप नहीं हुआ था कि वो रोजगार वगैरह कर पाए। उनकी केवल एक ही नीड थी, अपना पेट भरना है कैसे भी करके। तो इसलिए वो पूरी तरह से पर्यावरण पर ही निर्भर थे। अगला वाला कथन बिल्कुल सही है यहाँ पे, सी वाला, कि मानव प्रकृति का एक अंगभूत भाग है और वह प्रकृति पर अपनी छाप छोड़ता है। देखिए, आपने पढ़ा है जो आपकी औद्योगिक क्रांति हुई है, औद्योगिक क्रांति से पूरे पर्यावरण पर भी असर पड़ा है। यानी औद्योगिक क्रांति मानव ने की है और ये 18वीं सदी में स्टार्ट हुई है। 18वीं सदी में स्टार्ट होने के बाद पूरी दुनिया में फैल गई है और औद्योगिक क्रांति का जो असर पड़ा है वो पर्यावरण पर बहुत ज़्यादा पड़ा है। इससे पर्यावरण का बहुत ज़्यादा दोहन भी हुआ है और पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा है। तो मानव प्रकृति का एक अंगभूत भाग है और प्रकृति पर इसने अपनी छाप भी छोड़ी है। ये जो एग्जाम्पल है इस बात की पुष्टि कर रहा है। प्रकृति की छाप मानव के वस्त्र, आवास, व्यवसाय आदि पर देखी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये देखेंगे जो लोग पहाड़ी इलाकों पर रहते हैं, वहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है तो वो लोग मोटे कपड़े पहनते हैं। वहीं आवास की बात करें हम तो आपने देखा होगा जहाँ पर तूफान वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं या फिर जहाँ पर वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, बर्फ वगैरह पड़ती है, जैसे बर्फ पड़ने वाली जगहों पर आपने देखा होगा छतें जो होती हैं वो प्लेन नहीं होती हैं, कुछ इस तरह से ढालू नुमा छतें बनाई जाती हैं ताकि जो बर्फ पड़े वो छत पर टिके ना और नीचे आकर निकल जाए, ताकि जो छत है वो वजन से गिरे ना। वहीं अगर हम वस्त्रों की बात करें तो ठंडे स्थान वाले लोग क्या है, मोटे कपड़े पहनते हैं। व्यवसाय की बात करें, आपके जो कोस्टल एरिया है यानी समुद्र तटीय एरिया है, वहाँ के अधिकांश लोग किस पर, फिशरीज पर डिपेंड करते हैं। यानी कि जो आपकी मत्स्य पालन है या मत्स्य पकड़ने का जो काम है वो व्यवसाय अपनाते हैं। तो ये चीजें आप देख सकते हैं कि प्रकृति की जो छाप है मानव के वस्त्र, आवास, व्यवसाय आदि पर देखी जा सकती है। तो यहां पर आपका ए वाला कथन केवल गलत है, तो आंसर होगा चौथे का ए वाला। पांचवा प्रश्न है आपका, भौतिक वातावरण एवं मानव की अन्योन्य क्रिया के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर असत्य है। पहला है, मानव ने प्रकृति के साथ समझौता यानी अनुकूलन, जिसको एडेप्टेशन है, अथवा अपरिवर्तन, मॉडिफिकेशन के माध्यम से किया है। अगला है, तकनीकी के क्रम से विकास के साथ मानव अपने ऊपर भौतिक पर्यावरण के द्वारा कसे हुए बंधन को ढीला करने में सक्षम हो गया है। देखिए, पहला वाला कथन बिल्कुल सही है, मानव ने प्रकृति के साथ समझौता किया है। यानी कि उसने, जैसे आपने देखा होगा, जो लोग बहुत ज़्यादा ठंडे इलाकों पर रहते हैं तो उन्हें वो आदत पड़ गई है। अगर आप मैदानी भागों के लोग अगर वहाँ पर पहाड़ी इलाकों में जाके बसें तो आपको बहुत दिक्कत होती है, लेकिन जो वहाँ के निवासी हैं उनके लिए वो आम बात है। उनके लिए कोई बहुत बड़ी विशेष बात नहीं है, सर्दी आ गई, बर्फ पड़ रही है तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रहेगी, हम काम नहीं करेंगे, अपना हाथ पैर जम रहे हैं, ऐसा उनके लिए कुछ नहीं होता है। आप जम्मू कश्मीर के लोगों को अगर आप यूपी, बिहार या फिर नीचे साउथ इंडिया के लोगों से कंपेयर करें तो दोनों के जीवन में अंतर देखने को मिलेगा। इसका रीजन ये है क्योंकि उन्होंने अपने आप को अनुकूलित कर लिया है, उन परिस्थितियों में अनुकूलित कर लिया है। तो ये जो समझौता है ये अनुकूलन और अपरिवर्तन के माध्यम से होता है। अपरिवर्तन का मतलब क्या है, अपने में परिवर्तन भी किया, अपने खान पान में, अपनी जीवन शैली में, जो उनका जो पहनावा उसमें परिवर्तन किया है और जो भी परिस्थितियां उसके साथ वो सामंजस्य बिठा पा रहे हैं। तो यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। तकनीकी के क्रम से विकास के साथ जो मानव है अपने ऊपर भौतिक पर्यावरण के द्वारा कसे हुए बंधन को ढीला करने में सक्षम हो पाया है। जैसे तकनीकी की वजह से मानव ने जो आपके चक्रवात वगैरह है, तूफान वगैरह है, इन सब का पूर्वानुमान लगा पाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका वो पहले से एनालिसिस करके उनसे पहले ही वो सचेत हो जाता है और गंभीर जो परिणाम होते हैं उनसे वो बच जाता है। तो कहीं ना कहीं तकनीकी विकास ने एक अहम भूमिका निभाई है। तो यहाँ पर आपका एक और दो कथन दोनों ही सही है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कौन सा कथन आपका असत्य है। ना तो पहला असत्य है और ना ही दूसरा, तो आंसर होगा पांचवें का डी वाला। छठवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न धरातल पर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप से जुड़ा है। क्या, क्यों, कहां, कब। देखिए, भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है और वैज्ञानिक विषय के रूप में यहां पर कुछ 3 प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। 3 प्रश्नों में से आपका एक प्रश्न का उत्तर ये, यानी एक प्रश्न ये बन गया है। तो कुछ प्रश्न जो है यहाँ पर धरातल पर पाए जाने वाले प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप की पहचान से जुड़े होते हैं। तो उनका उत्तर हमें क्या प्रश्न करने से मिलता है, यानी हम उनसे पूछेंगे क्या निकल कर आएगा। तो ऐसे करके प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के जो प्रतिरूप होते हैं इनके प्रश्नों का हमें उत्तर मिलता है। तो यहाँ पर सही आंसर है छठे का ए वाला।
7वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न पृथ्वी पर भौतिक सांस्कृतिक तत्वों के वितरण से जुड़ा है? क्या, क्यों, कहां, कब? यह आपकी अभ्यास प्रश्नावली से है। देखिए, कुछ प्रश्न पृथ्वी पर भौतिक सांस्कृतिक तत्वों के वितरण से संबंधित होते हैं जो कहां प्रश्न से संबद्ध हैं, यानी इनका उत्तर हमें कहां का प्रश्न करने से मिलता है। तो यहां पर सही आंसर है 7वें का सी वाला। 8वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कार्य कारण संबंध से जुड़ा हुआ है? यानी कार्य कारण का मतलब क्या है कि कोई कार्य अगर हुआ है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर रहा होगा। इसको कार्य कारण संबंध के रूप में जाना जाता है। क्यों, क्या, कहां, कब? देखिए, जो कार्य कारण संबंध है ये भूगोल का सबसे इंपॉर्टेंट पक्ष है और कार्य कारण संबंध का जो हमें उत्तर है वो क्यों का प्रश्न करने से उत्तर मिलता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 8 का ए वाला। 9वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है? काल का मतलब समझ रहे होंगे आप, यानी जो आपके ईयर बाय ईयर इसमें जुड़ते चले जाते हैं, ऐसा कौन सा विषय है? समाजशास्त्र, मानव शास्त्र, इतिहास, भूगोल। आपने इतिहास पढ़ा है और आपने देखा इतिहास में पूरा एक कालिक वर्णन है, यानी एक प्रॉपर काल की बात कि भाई पहली सदी में क्या हुआ, दूसरी सदी में क्या हुआ, तीसरी में क्या हुआ, सन 1800 में क्या हुआ, सन 1800 से लेकर 1899 के बीच में क्या हुआ, उसके बाद 1900 से लेकर अब तक क्या हुआ। ये आपने पूरा देखा काल का वर्णन है। यानी इतिहास एक कालिक संश्लेषण वाला विषय है, यानी इसमें कालों को जोड़कर पूरा इसका एक इतिहास का वर्णन रखा जाता है। वहीं अगर भूगोल की बात करें तो भूगोल क्षेत्रीय संश्लेषण का विषय है। ध्यान देना, भूगोल क्या है? क्षेत्रीय संश्लेषण, यानी जो क्षेत्र विशेष में जो विविधताएं या विशेषताएं होती हैं इन सबको जोड़कर ये अध्ययन करता है भूगोल। हम भूगोल से कंपेयर कर रहे हैं, ये इतिहास की बात हो रही है। यानी कालिक संश्लेषण वाला विषय इतिहास है और वहीं भूगोल जो है क्षेत्रीय संश्लेषण वाला विषय है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 9वें का सी वाला। 10वां प्रश्न है आपका, भूगोल अध्ययन के प्रमुख उपागमों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है? पहला है, विषय वस्तुगत उपागम जर्मन भूगोलवेत्ता अल्फ्रेड हैटनर द्वारा प्रवर्तित किया गया। अगला है, प्रादेशिक भूगोल का विकास जर्मन भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर द्वारा किया गया। उपागम का मतलब होता है अप्रोच, यानी किसी काम को करने के लिए, किसी समस्या को सुलझाने के लिए आप कौन सी अप्रोच अपना रहे हैं, यानी आप कौन सा तरीका अपना रहे हैं। एक आसान भाषा में हम कह सकते हैं कौन सा तरीका अपना रहे हैं, तो उसको उपागम कहा जाता है हिंदी में। तो यहां पर भूगोल में आपको 2 उपागम देखने को मिलेंगे। एक है विषय वस्तुगत, जिसको क्रमबद्ध उपागम भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम जो है क्रमबद्ध उपागम भी है। तो विषय वस्तुगत जो उपागम है ये जर्मन भूगोलवेत्ता हुए हैं हम्बोल्ट, इनका नाम है वान हम्बोल्ट, तो इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, ना कि अल्फ्रेड हैटनर के द्वारा। तो यहां पर आपका पहला वाला विकल्प गलत हो जाएगा। वहीं प्रादेशिक भूगोल का विकास जो है ये भी एक जर्मन भूगोलवेत्ता है कार्ल रिटर, इनके द्वारा किया गया है। तो यहां पर सेकंड वाला कथन सही है, पहला वाला गलत है। तो आंसर है आपका 10 का बी, यानी केवल सेकंड वाला। 11वां प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका सत्य है? पहला है, विषय वस्तुगत उपागम में एक तथ्य का पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है। अगला है, प्रादेशिक उपागम में विश्व को विभिन्न पदानुक्रमिक स्तर के प्रदेशों में विभक्त किया जाता है। देखिए, पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। जो आपका विषय वस्तुगत उपागम है इसमें एक तथ्य का पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है, उसके पश्चात क्षेत्रीय स्तर पर वर्गीकृत प्रकारों की पहचान की जाती है। तो यहां पर आपका पहला कथन बिल्कुल सही है। वहीं जो प्रादेशिक उपागम है इसमें विश्व को एक विभिन्न पदानुक्रमिक स्तर के प्रदेशों में विभक्त किया जाता है और फिर एक विशेष प्रदेश में सभी भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। तो यहां पर 1 और 2 कथन दोनों ही सही हैं, तो आंसर है आपका सी, 1 और 2 दोनों। 12वां प्रश्न है आपका, भूगोल की प्रादेशिक उपागम शाखा के अंतर्गत निम्न में से कौन कौन शामिल है? जनसंख्या एवं अधिवास, ग्राम नियोजन, जीव एवं वनस्पति, नगर नियोजन। प्रादेशिक उपागम के अंतर्गत बृहद, मध्यम, लघु स्तरीय क्षेत्रीय अध्ययन शामिल है। इसके अलावा ग्रामीण नियोजन, शहर और नगर नियोजन, इसके अलावा प्रादेशिक नियोजन, प्रादेशिक विकास, ये सब इसमें आ जाते हैं। जनसंख्या और अधिवास जो है मानव भूगोल के अंतर्गत आते हैं। जीव एवं वनस्पति जो है ये जीव भूगोल में आते हैं। तो ग्राम नियोजन और नगर नियोजन आपके प्रादेशिक उपागम शाखा के अंतर्गत आते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है आपका 12 का डी वाला, केवल 2 और 4। 13वां प्रश्न है आपका, भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक
या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। उपरोक्त कथन किस भूगोलवेत्ता का है? रिचर्ड हार्टशॉर्न, कार्ल रिटर, फ्रेडरिक रेटजेल, अल्फ्रेड हेटनर। देखिए, आप अगर क्लास 11th या 12th के स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जिन लोगों का ऑप्शनल सब्जेक्ट है और जिन्हें कोई प्रश्न का आंसर लिखना है तो वहां पर भी एक दो परिभाषा आपको याद होनी चाहिए, इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ स्किप नहीं करना है कि लिखा है कथन कहा गया है तो छोड़ देते नहीं। अगर आप 11th या 12th के स्टूडेंट हैं तो भी आपको याद होनी चाहिए। अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो भी आपको एक दो ऐसे भूगोलवेत्ताओं की परिभाषा याद होनी चाहिए। तो ये जो कथन है रिचर्ड हार्टशॉर्न का है, तो यहां पर आपका सही आंसर है 13 का ए वाला। 14वां प्रश्न है आपका, भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। उपरोक्त कथन का संबंध किस भूगोलवेत्ता से है? फ्रेडरिक रेटजेल, अल्फ्रेड हेटनर, अल्फ्रेड वैगनर, मोहम्मद अल इदरीसी। देखिए, ये जो बात कही गई है इसका संबंध अल्फ्रेड हेटनर से है, तो यहां पर सही आंसर है 14 का बी वाला। 15वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल यानी जियोग्राफी शब्द टर्म का प्रयोग किया? हेरोडेटस, गैलीलियो, एराटोस्थेनीज, अरस्तु। ये प्रश्न आपकी अभ्यास प्रश्नावली से है और आपको जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो टर्म है इसका इस्तेमाल ग्रीक विद्वान एराटोस्थेनीज ने किया था, तो यहां पर आपका सही आंसर है 15 का गा वाला। 16वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है? पत्तन, मैदान, सड़क, जल उद्यान। अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि आपके पर्वत, पहाड़ियां, मैदान, पठार, वन या जो रेगिस्तान क्षेत्र हैं ये भौतिक लक्षणों में आ जाते हैं। पत्तन, सड़क, जल उद्यान ये सब मानव निर्मित संरचनाएं हैं, तो यहां पर आपका सही आंसर है 16 का खा वाला। 17वां प्रश्न है आपका, स्तंभ का एवं खा के अंतर्गत लिखे गए विषयों को पढ़िए। स्तंभ का में प्राकृतिक सामाजिक विज्ञान और स्तंभ खा में भूगोल की शाखाएं दी हुई हैं, इनका आपको मिलान करना है। मौसम विज्ञान, मौसम विज्ञान का संबंध जलवायु विज्ञान से है, यानी कि पहले का सा वाला। जनांकिकी, जनांकिकी का संबंध जो है जनसंख्या भूगोल से है, सेकंड का आ वाला। समाजशास्त्र, समाजशास्त्र का संबंध सामाजिक भूगोल से है। मृदा विज्ञान का संबंध मृदा भूगोल से है, तो यहां पर आपका सही आंसर होगा घा वाला। पहले का सा, दूसरे का आ, तीसरे का दा, चौथे का बा, तो यहां पर आंसर है आपका 17 का घा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।